हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इकाई 6 करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें आपको आज मैं अरस्तु के द्वारा त्रासदी के जो तत्व बताए गए हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि त्रासदी के किन किन तत्वों का वर्णन अरस्तु के द्वारा किया गया है। तो यूपीएचएससी के सिलेबस में आपका ये टॉपिक दिया गया है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अरस्तु के द्वारा जो त्रासदी के तत्वों के बारे में बताया गया है तो वो है मुख्य 6 तत्व। तो वो 6 तत्व कौन से हैं, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद विन्यास, पांचवा है दृश्य विधान और छठा है गीत। तो अरस्तु के द्वारा इन 6 तत्वों के बारे में, 6 त्रासदी के तत्वों के बारे में बताया गया है। तो त्रासदी के तत्व कितने हो गए? 6। इन सभी का नाम जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहला है, इन सब का संबंध जो है वो अनुकरण से है। ठीक है, तो सबसे पहला है कथानक। तो कथानक का क्या अर्थ है? तो कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास, यानी कि कथानक से संबंध उस कथा की घटना या विषय वस्तु से है। तो अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है और इसी पर सबसे अधिक विचार भी किया। त्रासदी की कार्य की अनुकृति है और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति चरित्र का नहीं, घटना युक्त जीवन के कार्य व्यापार या सुख दुख में प्रसंगों का अंकन है। यानी कि कथानक के माध्यम से ही पता चलता है कि उस घटना में, उसमें क्या है, सुख का वर्णन है, दुख का वर्णन है। तो सभी प्रसंगों का वर्णन जो है कथानक पर ही निर्भर करता है। त्रासदी का प्रभाव कार्य व्यापार पर भी निर्भर करता है। इसके अन्य सब तत्व भी कार्य व्यापार के साधक हैं। चरित्र कार्य व्यापार के माध्यम के रूप में ही आते हैं। चरित्रों के बिना त्रासदी की योजना हो सकती है, कार्य व्यापार के बिना नहीं हो सकती। तो अरस्तु की जो मूल दृष्टि वस्तुपरक थी, इसलिए वस्तु जगत तथा इसमें होने वाली घटनाओं के प्रति उसका जो झुकाव था वो स्वाभाविक था। इसका कारण, दूसरा कारण ये बताया है कि जिन त्रासदियों को सामने रखकर अरस्तु ने अपना काव्यशास्त्र रचा था वे भी कार्य व्यापार प्रधान ही था, इसलिए उनके त्रासदी विवेचन में भी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाले तत्व कथानक पर सबसे अधिक बल रहा है। अगला जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। तो अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। ये चीज़ हो गई कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण दिया है? सबसे महत्वपूर्ण कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। कार्य व्यापार का निष्पादन चूँकि चरित्रों के द्वारा होता है, इसलिए कथानक के बाद चरित्र ही उनकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी के बाद उस कहानी में जो चरित्र होंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद उन्होंने चरित्र को महत्वपूर्ण माना है। वे मानते हैं कि त्रासदी के पात्रों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, किंतु उनका चरित्रांकन त्रासदी के, यहाँ पे त्रासदी है, कि समग्र कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके माध्यम से त्रासदी का नैतिक प्रयोजन भी अभिव्यक्त होना चाहिए। अरस्तु ने चरित्रों के यथार्थ अंकन, ये शतार्थ नहीं है, यथार्थ अंकन पर भी बल दिया है। ऐतिहासिक पात्रों का जहाँ चित्रण हो वह उनके इतिहास रूप से बहुत भिन्न ना हो। अन्य चरित्रों के अंकन में भी संभाव्यता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चरित्रांकन में औचित्य तथा एकरूपता या अनुवीति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गतिशील चरित्रों में जो परिवर्तन दिखलाए जाएं वे असंगत या अस्वाभाविक ना हो। यानी कि जो ऐतिहासिक पात्रों का जैसा चरित्र रखा गया हो, ऐसा नहीं हो कि जब उसका अंकन किया जाए तो
चरित्र जो है उससे भिन्न पाया जाए, जैसा वो है उसी प्रकार का चरित्र जो है उसमें दिखाया जाना चाहिए। चरित्र अद्र होना चाहिए और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्य भी अवश्य अभिव्यक्त होने चाहिए। चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एक रूपता या अन्विति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चरित्र में स्वाभाविकता तथा संभाव्यता होनी चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उनका मेल हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है चरित्र के बारे में उन्होंने बताई हैं। चरित्रांकन में अरस्तु ने चित्रांकन को अपना आदर्श माना है कि उनका कहना है कि जिस प्रकार चित्रकार बाह्य जगत को अपने विषय के तौर पर लेते हुए भी उसे अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार रचनाकार को भी स्थान्विकता तथा यथार्थ की रक्षा करते हुए चरित्रों को अधिक सुंदर तथा परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो त्रासदी का नायक, अब इसका नायक कैसा होगा? जब चरित्र की बात आती है तो नायक की बात आ जाती है। तो त्रासदी का नायक जो होता है वो त्रासदी के केंद्र में ही होता है। तो त्रासदी की सभी घटनाओं तथा कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नायक से ही होता है और वही नाटक की अन्विति का सूत्र भी होता है। उसी के माध्यम से त्रासदी में करुणा या त्रास के भाव जो उद्भूत होते हैं। तो नायक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी नाटक के लिए। तो नायक जो है वो उस घटना के अनुरूप ही होना चाहिए उसका चरित्र। नायक को सर्वथा निर्दोष, नितांत सज्जन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपकर्ष दर्शकों को आघात पहुंचाता है। उनमें करुणा त्रास के स्थान पर हताशा तथा आदर्श के प्रति अनास्था का भाव जो है जगाता है। वह खल पात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पतन करुणा अथवा त्रास पैदा नहीं करता, वरन दर्शक की न्याय भावना को पुष्ट करता है। यानी कि जो उसका खलनायक है, खलनायक रूप में भी वह नायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खलनायक के जीवन में कोई दुख आता है तो दर्शकों को भी, दर्शक जो होंगे वो दुखी नहीं होंगे, बल्कि वो तो खुश होंगे कि ये तो न्याय मिला है, उसने ऐसा बुरा काम किया है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के नायक को दुलीन, अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी, समृद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि उसका अपकर्ष बृहद समाज को प्रभावित कर सके। यानी कि जो नायक होना चाहिए वो अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, जो दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़ सके। अगला जो तत्व है वो है विचार। तो अरस्तु ने विचार के अंतर्गत केवल बुद्धि तत्व को ही नहीं बल्कि भाव तत्व को भी समेटा है। बुद्धि के स्तर पर विचार सामान्य सत्य की व्यंजना करने का माध्यम होता है, अर्थात वह सामान्य सत्य का संकेत करता है। साथ ही प्रमाणों तथा तर्क द्वारा यह किसी वस्तु के भाव होने का अभाव होने को भी सिद्ध करता है। भाव के स्तर पर यह करुणा, त्रास, क्रोध आदि की व्यंजना करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। इसके अंतर्गत चिंतन भी आता है और तर्क भी। इसका साधन वाणी या भाषा और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विशिष्ट होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ हो उसमें कि दर्शक जो है उस पर दर्शकों के भाव को भी वो जोड़ सके, केवल उनकी बुद्धि ही ना जुड़े, उस त्रासदी से, उस नाटक से उनके भाव भी जुड़ने वाले होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है पद विन्यास। तो अरस्तु के युग में दकृत कला इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि इसका विकास शास्त्र के रूप में हो गया। ये सूप हो गया है, रूप में हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वाणी या भाषा और रास के विश्वास को उस युग में कितना महत्व था। त्रासदी में जो विचार तत्व निहित होता था उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा ही है। तो भाषा, पद विन्यास, यानी कि हर पद जो है किस प्रकार होना चाहिए, तो ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसे सब आसानी से समझ सके, उस पर विश्वास कर सके। उस युग में वाणी या भाषा ही एक ऐसा माध्यम था जब इन चीज़ों को समझा जा सकता था। अगला जो विषय है वो है दृश्य विधान।
तो त्रासदी के कार्य व्यवहार का संचालन यदि चित्रों के, यहाँ पे यदि है तो यदि चित्रों के माध्यम से होता तो उसकी प्रस्तुति इस विद्यमान से माध्यम से होती। तो यहाँ दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंचीय साधनों का प्रयोग। तो अरस्तु मानते थे कि इन साधनों के कुशल प्रयोग से त्रासदी के प्रभाव को सघन करने में सहायता मिलती है। यानी कि वहाँ पे जब मंचन किया जाए तो दृश्य ऐसा होना चाहिए कि तो जो भी चीज़ उस परिस्थिति को दर्शाए तो दृश्य जो है उसी प्रकार का होना चाहिए, किंतु इसे उन्होंने त्रासदी का अनिवार्य या महत्वपूर्ण अंग नहीं माना है। इस पर उन्होंने बहुत अधिक विचार भी नहीं किया है। इसके दो कारण हैं। एक तो दृश्य विधान रंगमंच से जुड़ा है, रचना के लेखन से नहीं। यह मुख्य रूप से मंच शिल्पी का काम है। त्रासदीकार का इससे उतना अधिक महत्व संबंध नहीं है। दूसरा कारण ये है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी की प्रभावकता मात्र उसकी अभिनेता में न होकर में भी निहित होती है। तो उन्होंने जो है दृश्य विधान को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। उनके अनुसार जो है कथानक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनमें से, क्योंकि कथा ही ऐसी होती है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। तो दृश्य को उन्होंने शिल्पीकार के ऊपर छोड़ दिया है। तो अगला और अंतिम जो तत्व है वो है गीत। तो पद विन्यास के संदर्भ में पहले ही बता चुके हैं। तो अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। ग्रीक नाटकों में गायकों का समूह होता था जो कोरस कहलाता था। ग्रीक नाटकों में वृंदगान यानी कि समूह गान होता था जिसको कोरस कहा जाता था, और इसकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कोरस अपने गीतों के माध्यम से पूर्व घटित स्थितियों और घटनाओं का जो है परिचय देता, उन पर टिप्पणी करता, आगे आने वाली घटनाओं और नाटक की कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता था। जो घटनाएं दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, कोरस उनकी सूचना देकर कथा को आगे बढ़ाता था। तो अरस्तु मानते हैं कि नाटक में वृंदगान का महत्व किसी पात्र से कम नहीं है। यह नाटक में आनंद और गंभीरता की सृष्टि करता है और उसके प्रभाव की वृद्धि करता है। तो नाटक में जो गीतों का महत्व है वो अरस्तु ने महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि नाटक में जो है जिन चीज़ों को दृश्यों के माध्यम से दिखाया नहीं जा सकता उनको गीतों के माध्यम से, तो समूह गान या फिर इसके माध्यम से उसको कोरस कहा जाता है। तो कोरस के द्वारा जो है ये चीज़ें आसानी से दर्शाई जा सकती थी, तो इसके लिए जो है कोरस का प्रयोग किया जाता था। तो इसको उन्होंने महत्वपूर्ण तत्व माना है। तो ये थे वो 6 महत्वपूर्ण तत्व त्रासदी के संदर्भ में। तो आशा है आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। फिर भी कोई त्रुटि लगे, कुछ कमी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वह भी ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।